न्यूज। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। देश प्रदेश की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मधुमक्खियों ने किया अटैक, एक पुलिसकर्मी की मौत, आधा दर्जन घायल। बकरा ईद पर भैंस काटने को लेकर महासंग्राम, हिंदू मुसलमान आमने सामने, हाईकोर्ट पहुंचा मामला। दूल्हे को पहनाने के लिए आई थी 14,50,000 रुपए के नोटों की माला, बदमाशों ने लूट ली। और अब खबरें विस्तार से। उज्जैन की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मधुमक्खियों ने किया अटैक, एक पुलिसकर्मी की मौत और आधा दर्जन घायल। उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मधुमक्खियों के हमले की बात सामने आई है। इस घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई और आधा दर्जन घायल है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में दोपहर 3 बजे मधुमक्खियों ने अचानक पुलिस जवान और अधिकारियों पर हमला कर दिया। घटना में एक निरीक्षक की मौत हो गई, वहीं करीब आधा दर्जन पुलिस अधिकारी व जवान घायल है। इनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज दोपहर 3 बजे मधुमक्खियों ने अचानक पुलिस जवान और अधिकारियों पर हमला कर दिया। घटना में एक निरीक्षक की मौत हो गई, वहीं करीब आधा दर्जन पुलिस अधिकारी व जवान घायल है। इनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। घटना दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है। वहां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के प्रशासनिक भवन के बाहर मधुमक्खी का छत्ता था। तेज हवा चलने से पेड़ की टहनी छत्ते से टकराई, जिससे मधुमक्खियां पूरे परिसर में फैल गई। क्लास अटेंड करने जा रहे पुलिस अधिकारी व जवान पर मधुमक्खी ने अचानक से हमला कर दिया। इस दौरान परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मधुमक्खी के हमले से घायल पुलिस अधिकारी और जवानों को तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां उपचार के दौरान निरीक्षक रमेश कुमार धुर्वे की मौत हो गई। वहीं एक निरीक्षक, एक ASI, 2 ASI और 2 जवान घायल है, जिनका उपचार चल रहा है और स्थिति सामान्य है। का मामला सामने आया है, कितने मरीज और क्या स्थिति, क्या घटनाक्रम है? 4 लोगों को मधुमक्खी के हमले के उपरांत इलाज के लिए लाया गया था। एक धुर्वे साहब जो TI हैं, उनकी स्थिति गंभीर थी। वो उपचार के दौरान उनकी स्थिति गंभीर, BP पल्स वगैरह उनकी नहीं थी। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। बाकी के 3 लोग सामान्य अवस्था में हैं, जिनका उपचार चल रहा है। अभी वो स्वस्थ। शुरू में क्या देखने को आया, कैसे हमला हुआ, कहाँ इनको काटा है, क्या क्या? पूरे शरीर पे डंक के निशान थे मधुमक्खी के, पूरे शरीर पे, चेहरे पे, हाथ पे, सिर पर, सभी जगह थे। धुर्वे साहब की क्या मौत हो गई, क्या? जी, धुर्वे साहब की डेथ हो चुकी है। डॉक्टर गगन सिंह परिहार जिले। और अब अगली खबर। बकरा ईद पर भैंस काटने को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। हिंदू मुसलमान आमने सामने है, हाईकोर्ट पहुंचा है मामला। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा में बकरा ईद पर कुर्बानी के मौके पर भैंस या पाड़ा काटने पर महासंग्राम शुरू हो गया। इस मामले को लेकर हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के हैदरगढ़ गांव में बकरीद के मौके पर एक नया विवाद छिड़ गया। मुस्लिम समुदाय ने ग्राम पंचायत से बकरीद के दौरान 3 दिनों तक पाड़ा काटने की अनुमति मांगी थी, जिसे सरपंच ने मना कर दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कुर्बानी देना उनकी परंपरा है और वे इसका पालन करते रहेंगे। भैंसा हर हाल में कटेगा। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में भी गया। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा विवाद, इस पर कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल हैदरगढ़ पंचायत में 17 मई 2025 को मुस्लिम समुदाय ने आवेदन देकर अनुमति मांगी कि उन्हें 3 दिन तक पाड़े की कुर्बानी दिए जाने की अनुमति दी जाए। इस मांग को ग्राम पंचायत की तरफ से कोई सहमति न देते हुए निरस्त कर दिया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कुर्बानी देना हमारी परंपरा है और कुर्बानी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। दूल्हे को पहनाने के लिए आई थी 14,50,000 रुपए की नोटों की माला, पर बदमाशों ने लूट ली। दूल्हे को पहनाने के लिए 14,50,000 रुपए की नोटों की माला लाई गई थी। इसे लाने वाला शख्स जब रस्म पूरी होने के बाद इसे लेकर वापस जाने लगा तो एक कार ने उसकी बाइक को
टक्कर मार दी और कार से निकले बदमाशों ने उससे ये माला लूट ली और फरार हो गए। राजस्थान से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूट की है। घटना एक शादी समारोह से नोटों की माला लेकर लौटते समय घटी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बदमाशों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। तावड़ू का रहने वाला साद खान शादी समारोह में दूल्हे को नोटों की माला पहनाने का काम करता है। इसके एवज में वह 8 से 10 हजार रुपए किराया वसूलता है। इसी काम के तहत 1 जून को साद खान चूहड़पुर गांव में एक शादी समारोह में 14,50,000 रुपए की नोटों की माला दूल्हे को पहनाने के लिए लाया था। वो माला पहनाने की रस्म पूरी करने के बाद वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान एक क्रेटा गाड़ी में आए हथियारबंद बदमाशों ने उसकी बाइक को टक्कर मारी और नोटों की माला से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना खैरथल तिजारा जिले की भिवाड़ी चौपान की थाना अंतर्गत चूहड़पुर गांव की है। यहाँ शादी समारोह में नोटों की माला लेकर पहुंचे 2 व्यक्तियों से लूट की वारदात हुई। बताया जा रहा है कि चूहड़पुर गांव में 1 जून को अमीर नामक युवक की शादी समारोह में किशनगढ़ बास से सके बाद दिल्ली पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस और बदमाशों के बीच 5 से ज्यादा गोलियां चली। उनको यहाँ चूहड़पुर में कोई शादी का प्रोग्राम था जिसमें मोहम्मद साद नाम का एक व्यक्ति 14.5 लाख रुपए की माला लेकर आया था। उसके बाद वो प्रोग्राम के बाद वापस जा रहा था तो रास्ते में एक क्रेटा ने जिसमें 4 बदमाश थे टक्कर मार के उसको गिराया और 14.5 लाख रुपए का बैग लेकर चले गए। और अब बढ़ते अगली खबर पर। 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ वाहनों को मिलेगी एंट्री, सीएम रेखा गुप्ता बोली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार की पर्यावरण सलाहकार समिति की सदस्य रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में बाहर से आने वाले केवल BS6 CNG या इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए ये कठोर लेकिन जरूरी कदम है। हमें मिलकर दिल्ली की हवा को साफ करना है। इसके लिए पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकना अनिवार्य है। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सभी प्रवेश बिंदुओं पर यानी कि NPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे ऐसे वाहनों की पहचान करेंगे जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है या प्रदूषण मानकों का पालन नहीं कर रहे। इन्होंने आगे बताया कि इन कैमरों से रियल टाइम में ऐसे वाहनों को ट्रेस किया जाएगा और उन्हें तुरंत रोका जाएगा। इसके अलावा ANPR कैमरे पेट्रोल पंपों पर भी लगाए जाएंगे ताकि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को पहचान कर उन्हें ईंधन भरने से रोका जाए। इस फैसले के बाद अब दिल्ली में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों की एंट्री लगभग असंभव हो जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह कदम दिल्ली में साफ हवा की दिशा में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है और सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आएगी। कुछ और चीजें इलेक्ट्रिक पॉलिसी के साथ साथ जो करने जा रहे हैं, तो दिल्ली की जितने एंट्री पॉइंट है इस पे हम ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन कैमरे लगाएंगे जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को पहचान पाएंगे और जैसे ही वो व्हीकल इन कैमरास की रेंज में आएगा तो पता चल पाएगा कि ये व्हीकल जो है पॉल्यूशन क्रिएटिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हैं, तो तुरंत उन्हें ट्रेस करके उन्हें रोका जाएगा। सभी पेट्रोल पंप्स पे भी ये वाले कैमरे लगेंगे, ENPR वाले ANPR कैमरास लगेंगे और पेट्रोल पंप से भी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को हम ट्रेस कर पाएंगे। दिल्ली की बाउंड्री वॉल में, दिल्ली की परिधि में कोई भी व्हीकल जो आएगा वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना जरूरी होगा 1 नवंबर 2025 से, ताकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का इतना भयंकर समस्या है उसको मिल करके हम सभी कम कर पाए, क्योंकि दिल्ली का अपना व्हीकल जितना पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है उतना ही बाहर से आने वाला व्हीकल भी दिल्ली के पॉल्यूशन को बढ़ाता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की परिधि में जो भी व्हीकल नवंबर के बाद आए, 1 नवंबर के बाद, वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना चाहिए। इसी प्रकार दिल्ली के और पड़ोसी राज्यों के जो व्हीकल एंड ऑफ लाइफ वाले हैं उन सब का डाटा हमारे पास होगा। इवन दिल्ली के व्हीकल्स का डाटा भी हमारे पास होगा और समय समय पे एक वार्निंग के तौर पे दिल्ली सरकार व्हाट्सएप मैसेज और SMS दिल्ली के और बाहर के वाहनों को भेजेगी कि आपका जो व्हीकल है ये एंड ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा है, कृपया
इसको आप चेक कर लीजिए, ये अब दिल्ली में इसको प्लेस नहीं मिल पाएगा। तो सभी प्रमुख जो एंट्री पॉइंट हैं और एमसीडी के टोल के जो बैरिकेड्स हैं, वहां सभी पे इस तरीके की सुविधाएं लगाई जाएंगी जहां से हमें ये व्हीकल्स का ज्ञान मिल पाएगा। और अब अगली खबर, मायावती ने चंद्रशेखर को बताया अवसरवादी, कहा कांशीराम और मेरा नाम लेकर दलितों को कर रहे गुमराह। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बृहस्पतिवार को जारी अपने बयान में कहा कि कांशीराम मेरा नाम लेकर अवसरवादी व स्वार्थी लोग दलितों को गुमराह कर रहे हैं। ये जातिवादी पार्टियों की बसपा को कमजोर कर खत्म करने की सोची समझी साजिश है, जिसे सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि सत्ता व विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के लोगों को मैसेज करके तथा उनके जरिए अन्य को संगठन व पार्टी आदि बनवाई है। अपने फायदे के लिए दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी है। ये कांशीराम का और मेरा नाम लेकर ये कहते घूम रहा है कि हम तो इनके मिशन को ही आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम बहन जी का भी काम काफी सम्मान से करते हैं। यदि इनकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो ये विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर अपने संगठन एवं पार्टी नहीं बनाते, बल्कि सीधे बसपा से जुड़कर उसे मजबूत करते। उन्होंने कहा कि जातिवादी पार्टियां ईवीएम में धांधली कराकर बसपा के उम्मीदवारों को जीतने में ही नहीं दे रही। इस धांधली को लेकर अब विपक्षी पार्टियां भी बोल रही है। बसपा समेत तमाम दल सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए कराना चाहते हैं, जो वर्तमान सरकार के रहते संभव नहीं है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये हो सकता है, इसलिए पार्टी के लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। वर्तमान राजनीतिक हालात में ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी बदल सकता है। और अब अगली खबर, साकेत कोर्ट के लॉकअप में हत्या से मचा हड़कंप। पेशी पर आए 2 कैदियों ने एक कैदी को उतारा मौत के घाट। दिल्ली के साकेत कोर्ट के अंदर बने लॉकअप में हत्या से हड़कंप मच गया है। साकेत कोर्ट के लॉकअप में 2 अन्य कैदियों ने अपना अमन नामक कैदी हत्या कर दी। वे दोनों तिहाड़ जेल नंबर 8 में बंद थे और उन्हें अदालती कार्रवाई के लिए साकेत कोर्ट लाया गया था। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के साकेत कोर्ट लॉकअप के अंदर अमन नामक कैदी की हत्या हुई। अन्य ये कैदियों पर अमन की हत्या का आरोप है। वे दोनों तिहाड़ जेल नंबर 8 में बंद थे और उन्हें अदालती कार्रवाई के लिए साकेत कोर्ट लाया गया। वहीं दक्षिण जिला पुलिस ने सीडीआर चौक पर हुई व्यवसायी अरुण लोहिया की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस को 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, दोनों के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि अरुण लोहिया हत्याकांड में ये दोनों बदमाश शामिल थे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के इनपुट मिला था कि दीपक अपने साथी के साथ शेख सराय इलाके में आने वाला है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैप लगाकर दीपक को इसके साथ आता देख रोकने की कोशिश की, लेकिन दीपक और उसके साथी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद दिल्ली पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस और बदमाशों के बीच 5 से ज्यादा गोलियां चली है। और अब अगली खबर, रामरेखा घाट पर गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। यूपी नेपाल से उमड़े भक्त गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर बक्सर के पावन रामरेखा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए बक्सर पहुंचे। सुबह से ही गंगा में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया और मां गंगा की पूजा की। घाट पर सुबह 10 बजे तक करीब 60,000 लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने पुष्प दीप और धूप से मां गंगा की आराधना करते हुए परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। रामेश्वरनाथ मंदिर में भी भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों का चोल मुंडन संस्कार कराने घाट पर पहुंचे। बच्चों को पारंपरिक पोशाकों में सजाया गया। स्नान के बाद विधि पूर्वक मुंडन और पूजा संपन्न हुई। हालांकि भीड़ के कारण कई बच्चे और महिलाएं अपनों से बिछड़ गए, जिन्हें फिर से मिलाने के लिए घाट पर खोया पाया केंद्र की व्यवस्था की गई। घाट पर गंगा आरती के पुजारी लाला बाबा ने बताया कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। उन्होंने कहा कि गंगा स्नान से मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। घाटों पर मजिस्ट्रेट, नगर परिषद कर्मी, महिला पुलिस बल और स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई। ट्रैफिक कंट्रोल, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। खोए हुए लोगों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए माइक से अनाउंसमेंट भी लगातार किए जा रहे थे।
और अब अगली खबर। जनसभा में शामिल होने जा रही पर्यावरणविद मेधा पाटकर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने किया डिटेन। मेधा पाटकर को रायगढ़ रेलवे स्टेशन से पुलिस ने हिरासत में लिया है। वो एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी जिसका आयोजन मां माटी सुरक्षा मंच की ओर से किया गया था। ओडिशा प्रख्यात पर्यावरणविद मेधा पाटकर को गुरुवार को ओडिशा के रायवाड़ा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो काशीपुर ब्लॉक के सुंगेर गांव के हाटपदा इलाके में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। इस कार्यक्रम का आयोजन मां माटी सुरक्षा मंच की ओर से किया गया था और इसका उद्देश्य साझीमाली खनन परियोजना का शांतिपूर्ण विरोध करना था। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ड्राइवर पचाला तू रूट रे जीवा बोली से कथा हे गला सर अच्छा क्या हाँ हाँ आइए हाँ 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 ठीक देखा है वो पुणे हाँ 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 संजय रे बैठा हाँ ऊपर ले पहुँचे लाइन फोन करिए हाँ ठीक दिलीप को कही देले से फोन कर दे बोले दिलीप को कही देले ना लक्ष्मी नरसिंह आवर लक्ष्मी आइले हम खाइबा पई भी हां हां करते अपन माने जलखे करी छंती तो सर हम सही ठीक खाई दी अच्छा ठीक ठाकरे परिवार का एक होना तय है। अमित ठाकरे से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण के नेता प्रकाश महाजन ने कहा था कि अगर साथ आना है तो आदित्य को राज ठाकरे से मिलना चाहिए। अब अमित ने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे को आपस में बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने के आसार साफ दिख रहे हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही और ठाकरे परिवार का बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाई था। ऐसे में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ नजर आ सकते हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेता लगातार दोनों नेताओं के साथ आने को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब राज ठाकरे के बेटे और आदित्य ठाकरे के भाई अमित ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने के सवाल पर कहा कि राज और उद्धव दोनों भाई आपस में बात करेंगे तभी बात बनेगी। दोनों एक दूसरे को फोन कर बात करें तभी गठबंधन संभव है। मीडिया में बयानबाजी से काम नहीं होगा। और अब अगली खबर। पान सिंह तोमर की पोती हुई बागी। जेई को एक के बाद एक मारे 7 थप्पड़। स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे थे झांसी में पान सिंह तोमर की पोती सपना ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की पिटाई कर दी। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने जूनियर इंजीनियर की शिकायत के आधार पर पान सिंह तोमर की पोती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चंबल के बागी और डकैत पान सिंह तोमर का परिवार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह से उनकी पोती सपना, बताया जा रहा है कि सपना ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर यानी जेई को पीट दिया। पान सिंह तोमर की पोती सपना ने जूनियर इंजीनियर की पिटाई झांसी में की। सपना ने जूनियर इंजीनियर को एक के बाद एक 7 थप्पड़ जड़े। मारपीट होता देख सपना की मां मौके पर पहुंची और उनको पकड़कर घर के अंदर ले गई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने जेई की शिकायत के आधार पर आरोपी युवती सपना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही इस मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर 1 मिनट 10 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक गली में बिजली विभाग के कर्मचारी काम करते देखे जा सकते हैं। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि इसी दौरान एक युवती आकर एक युवक को थप्पड़ मारकर धक्का देती है। वीडियो में वहां मौजूद लोग बीच बचाव करते देखे जा सकते हैं। अरे लड़ो नहीं 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 अरे
मैं बताऊँ, पकड़ फोन बता, नहीं तुम अंदर निकल। क्या ड्रामा है? आपका भला मैंने ड्रामा है कोई? क्या मजाक बना रखा तुम लोगों ने? मतलब अधिकारी के ऊपर तो हाथ उठा लोगी। पापा कहाँ है तुम्हारे? तुम हाथ छोड़ रहे हो मेरे ऊपर, तमीज नहीं। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा कहाँ गई लेडीज है? और अब अगली खबर, राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़ आया है। शिलोंग में मिला आखिरी सीसीटीवी फुटेज। इंदौर के नवविवाहित राजा और सोनम की शिलोंग हनीमून ट्रिप पर हुई रहस्यमयी घटना में राजा का शव मिला, लेकिन सोनम लापता है। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून ट्रिप पर शिलोंग में हुई रहस्यमयी घटना ने नया मोड़ ले लिया है। शिलोंग पुलिस को एक होटल के सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम की आखिरी झलक मिली, जो 22 जून को रिकॉर्ड की गई थी। इस फुटेज के आधार पर पुलिस राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री और सोनम के लापता होने की कड़ियां जोड़ने से जुटी है। 13 दिन बीत जाने के बाद भी सोनम का कोई सुराग नहीं मिला, जबकि राजा का शव 9वें दिन शिलोंग की डबल डेकर घाटियों के नीचे बरामद हुआ था। परिजनों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। राजा सोनम की भी तलाश जो है वो की जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार कर रही है। यदि हमें इसमें ऐसा लगेगा तो सीबीआई की जांच की आवश्यकता है तो जरूर सीबीआई की जांच इस जांच के लिए भेजेंगे। केंद्रीय नेतृत्व सोनम जी की तलाश के लिए क्या बातचीत की जाएगी? हाँ, बात हुई हमारी। गृह मंत्रालय ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। आसाम से भी एक टीम लगी हुई है। सब लोग खोज रहे हैं क्योंकि खड़ी पहाड़ियाँ हैं वहाँ, और वहाँ पर बीच में 4, 5, 6 दिन बहुत बारिश गिरी और इसलिए वो जो काम नहीं कर पाए। और अब मुझे लगता है कि जल्दी ही उस दिशा में काम करेंगे। और अब अगली खबर, अपनी जान देकर मालिक के बेटे को बचाया, 26 बार काटा फिर भी सांप से नहीं डरी मिनी। मेरठ के दौराला में नगर पंचायत दौराला के वार्ड 6 के मोहल्ला रामपुरी निवासी कुल्लू के घर में घुसे रसल वाइपर नामक सांप से उसका अमेरिकन बुल नस्ल का पालतू कुत्ता भिड़ गया। सांप के लगातार डसने से कुत्ते की कुछ ही समय में मौत हो गई। मोहल्ला रामपुरी निवासी कल्लू सिंह ने बताया कि उसके घर में रात्रि में एक सांप घुस आया था। सांप को देख बरामदे में उसके अमेरिकन बुल नस्ल का पालतू कुत्ता सांप से लड़ पड़ा। और अब अगली खबर, हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, हाईवे पर लगा जाम। गंगा दशहरा पर्व पर धर्म नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। धर्म नगरी में उमड़ी भीड़ के चलते हरिद्वार देहरादून हाईवे पर जाम लग गया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पोषक मां गंगा अवतरण दिवस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। कई दशकों बाद इस वर्ष गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र, सिद्ध योग और व्यातिपात योग का दुर्लभ संयोग बना रहा है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस दिव्य संयोग पर गंगा दशहरा पर्व पर
गंगा में स्नान, दान व तप करने के कई गुना फल की प्राप्ति होती है। राजा भगीरथ अपने पुरखों को तारने के लिए मां गंगा को धरती पर लाए थे। युगों युगों से मां गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान के साथ ही मुक्ति भी देती आ रही है। स्वर्गलोक से देवी गंगा ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष बुधवार दशमी तिथि हस्त नक्षत्र व्यतिपात योग की साक्षी में पृथ्वी पर अवतरित हुई। मान्यता अनुसार इस बार कई दशकों के बाद गंगा दशहरे पर 5 जून को कई दिव्य महायोग बन रहे हैं, जिन योगों में देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। इस साल गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र सिद्ध योग और व्यतिपात योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसे गंगा दशहरा पर्व की महत्ता और अधिक बढ़ गई है। और अब अगली खबर। विमल नेगी की भाई और पत्नी से सीबीआई ने जोन कार्यालय में 8 घंटे की पूछताछ की। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई ने परिजनों से 8 घंटे पूछताछ की। बुधवार को 10:30 बजे विमल नेगी के बड़े भाई सुरेंद्र नेगी को सीबीआई शिमला जोन कार्यालय बुलाया गया। 2:30 बजे तक जांच अधिकारी उनसे कई तरह की जानकारियां हासिल करते रहे। दोपहर बाद 2:30 बजे विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी को कार्यालय बुलाकर जानकारी हासिल की गई। रात 7:30 बजे तक सीबीआई के अधिकारी उनसे जानकारी हासिल करते रहे। सीबीआई के अधिकारियों ने अलग अलग विमल नेगी के भाई और पत्नी से पूछताछ की। बीते सोमवार को भी किरण नेगी को सीबीआई कार्यालय बुलाया गया था। उस समय जो उन्होंने सीबीआई को जानकारी दी उसी को क्लियर करने के लिए उन्हें फिर बुधवार को बुलाया गया। सूत्र बताते हैं कि परिजनों ने सीबीआई को बताया कि विमल नेगी को कार्यालय में प्रताड़ित किया जा रहा था। वो मानसिक तनाव में आ गए थे। उन्होंने कई अधिकारियों के नाम भी बताए। और अब बढ़ते अगली खबर पर। अमरनाथ यात्रा से पहले शहर होगा चकाचक, तीर्थ यात्रियों के स्वागत को तैयार जम्मू नगर निगम ने कसी कमर। अमरनाथ यात्रा अगले महीने शुरू होनी है। इसको लेकर नगर निगम की तरफ से शहर के प्रमुख स्थानों, मंदिरों के आसपास सफाई व्यवस्था बेहतर करने की रणनीति बनाई गई। इस दिशा में काम भी तेजी से शुरू हो चुका है। कार्यों को जमीनी स्तर पर देखने के लिए नगर निगम आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने जम्मू रेलवे स्टेशन, जेडीए पार्किंग, बहु प्लाजा, नानक नगर, गांधीनगर, बांके बिहारी मंदिर और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ पर ठहरने वाले तीर्थयात्रियों के लिए स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालय व स्थायी आवास की व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। नगर निगम आयुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आसपास पूरी स्वच्छता हो, सफाई लगातार की जानी चाहिए। जो भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं तीर्थयात्रियों के लिए की जा सके वो की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में जो भी प्रमुख स्थल है उनके पास स्वच्छता का वातावरण बने, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है। जो कमियां हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जाए। इस अवसर पर उनके साथ संयुक्त आयुक्त स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अब्दुल सत्तार, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विनोद शर्मा, कार्यकारी अभियंता लोकेश गुप्ता और मुख्य परिवहन अधिकारी धर्मवीर सिंह मौजूद थे। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही दर्शकों। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।